हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन इन इंडिया बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है, उसको हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। इस सिंगल वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उसको कवर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जस्ट टेलीग्राम पर ये यूजर नेम सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे फ्री में, वो भी ठीक है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि एनईपी 1986 की क्या क्या फीचर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फीमेल एजुकेशन। यानी कि फीमेल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इसने कौन कौन से पॉलिसीज लेकर आई थी, कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी। तो 1986 की जो पॉलिसी थी वो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करती है। यानी किस तरीके से हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बना सकते हैं और उसके लिए नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसके कई सारे फीचर्स थे। अब वो फीचर्स कौन कौन से थे? रिमूवल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एंड एनरोलमेंट, यानी कि सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और सभी को स्कूल में एनरोल करना चाहते थे। हमारे समाज में हमें कई तरह की डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं, कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, उसको खत्म करना चाहते थे। और जो गर्ल्स थी, जो फीमेल्स थी, उनको बॉयज के कंपैरिजन में सेम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे, जैसे बॉयज को मिल रही है वैसे ही गर्ल्स को देना चाहते थे। जो एजुकेशन थी उसको वोकेशनलाइज करना चाहते थे, यानी कि शिक्षा को इस तरीके से बनाना चाहते थे जिससे उनको, जो गर्ल्स थी, जो बॉयज थे, उनको उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप हों जो उनको आगे जाकर उनकी लाइफ को चलाने के लिए ऐसी स्किल्स दे दे जो जिससे वो अपनी कमाई कर सके, कोई काम धंधा कर सके। जो एजुकेशन थी, एडल्ट एजुकेशन थी, उसको प्रमोट करना चाहते थे, और जो गर्ल्स की एजुकेशन थी उसको भी प्रमोट करना चाहते थे। जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो गर्ल्स तक पहुंचाना चाहते थे इस पॉलिसी के माध्यम से। और किस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड हम अवेयरनेस फैला सकते हैं और कम्युनिटी को, यानी कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब हम सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, तो जितनी भी फीमेल्स थी वो, ये जो पॉलिसी थी वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और इसका जो एम था वो ये था कि जो एवरी गर्ल चाइल्ड है, यानी कि कोई भी जो फीमेल है उसको स्कूलिंग मिल सके और विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि उसके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको खत्म किया जा सके और उसको स्कूल में एनरोल किया जा सके और उसको शिक्षा तक पहुंचाया जा सके, वो इजीली एजुकेशन को एक्सेस कर सके। हमारे समाज में हमें कई तरह की डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या फिर कल्चर बैरियर होते हैं गर्ल्स के एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको खत्म करना इनका मेन काम था। ठीक है, तो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज, यानी कि जो लैंगिक असमानता हमारे समाज में फैलती हुई थी एजुकेशन में, उसको खत्म करना चाहते थे, उसको ये एड्रेस करते थे एक इशू की तरह। ठीक है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे अमीरी गरीबी की बात करते हैं, चाहे अलग अलग हम कल्चर्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी, सारी की सारी बैरियर्स थे गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड, उनको खत्म करना चाहते थे। ये बात करते थे क्वालिटी एजुकेशन की। ठीक है, तो द पॉलिसी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स। गर्ल्स को, जो फीमेल्स थी, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे, इसमें ये इंपॉर्टेंस इनकी रही थी, इस पे ज़्यादा फोकस किया था। वो ये इंश्योर करना चाहते थे, करते थे कि जो एजुकेशन गर्ल्स को मिल रही है वो वैसी एजुकेशन हो जो बॉयज़ को मिल रही है, यानी कि दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन दोनों को मिले। फिर एजुकेशन ऐसी हो जो उनको कुछ ना कुछ सिखाए, यानी कि उनके अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करे। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस पे ध्यान देते थे, जो गर्ल्स के अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करें। द पॉलिसी एडवोकेटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू द मेन स्ट्रीम करिकुलम, यानी कि जो हमारा करिकुलम था, जो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में देते हैं उस टाइम पे, तो उसमें ये वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो उनको कुछ स्किल उनके अंदर डेवलप करती है जिससे वो आगे जाकर कोई काम या फिर नौकरी जॉब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो दो वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम करिकुलम में शामिल करने की बात करते थे, जिससे कि कुछ जो प्रैक्टिकल स्किल्स थी वो गर्ल्स एक्वायर कर सकें अपनी एकेडमिक नॉलेज के साथ में, यानी कि साथ साथ में वो स्कूल का जो ज्ञान है वो भी उनको मिल रहा था, और साथ में कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनको मिल रही थी।
ये पॉलिसी अडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी को प्रमोट करना चाहती थी। इसका जो मेन एम था वो था कि वुमेन्स को हम किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं जो अपने घर के अंदर रहती हैं, ठीक है, इस लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये क्या करते थे, ये जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनको एनकरेज करते थे, उनको अलाउ करते थे, जिसकी वजह से जो एडल्ट एजुकेशन थी और लिटरेसी थी उसको बढ़ावा मिलता था। गर्ल्स की जो एजुकेशन थी इसको प्रमोट करते थे। तो दो ये जो पॉलिसी थी वो एनकरेज करती थी स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स को, यानी कि कुछ ऐसे खास तरीकों को जो गवर्नमेंट के थ्रू लेके आई जाती थी गर्ल्स एजुकेशन के बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप लेकर आते थे, फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग वगैरह, ये सब इनको देते थे। ऐसी कुछ जो बेसिक नेसेसरी फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाते थे, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स स्कूल में स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से गर्ल्स जो है इन स्कूल में आने के लिए उनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वो ज़्यादा एनकरेज होती हैं। फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को लेकर आते थे। तो ये जो पॉलिसी थी वो इस पे फोकस करती थी किस तरीके से हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब कम्युनिटी में हमारे पेरेंट्स आते हैं, लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो आते हैं, जितने भी एनजीओज होते हैं वो आते हैं, और इन पे फोकस करते हैं किस तरीके से फीमेल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसका जो मेन एम था वो ये था कि हमें अवेयरनेस को रेज करना है कि जो एजुकेशन होती है गर्ल्स में वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आते थे और कई तरह के प्रोग्राम लेकर आते थे जिसकी वजह से फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ावा मिल सके। अब इसमें कंक्लूजन के लिए आप लिख सकते हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 laid down a comprehensive framework for promoting female education, focusing on access, quality, equity, and community participation to ensure that every girl child in India had the opportunity to receive a meaningful education। इस ये आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम टू कंट्रोल द ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि जो स्कूल से बच्चे जब जा रहे थे तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसका क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या उसकी भूमिका थी। तो इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 15 अगस्त 1985 को, यानी कि 15 ऑफ अगस्त 1955 को ये स्टार्ट हुई थी। एक ऐसी स्कीम थी जो बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती थी, फाइनेंशियल हेल्प देती थी और उनकी नरिशमेंट पर उनको न्यूट्रिशन देना चाहती थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो इलिटरेसी रेट है उसको कम किया जा सके और बच्चों की जो हेल्थ है, एजुकेशन, उसको इंश्योर किया जा सके, उसको ध्यान में रखा जा सके। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक बार उसको देखते हैं। तो इस पॉलिसी के माध्यम से जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो जो हंगर है, भूख है बच्चों के बीच में, उससे लड़ना चाहती थी, उसको ध्यान में रखना चाहती थी। स्कूल में जो बच्चे कम आ रहे थे यानी कि उसकी अटेंडेंस कम थी तो उनको एनकरेज करना चाहती थी। बच्चों के अंदर एक लैक था कंसंट्रेशन का, यानी कि उनके अंदर पढ़ने के लिए एकाग्रता नहीं थी, उसको बढ़ाना चाहती थी। बच्चों की जो हेल्थ थी यानी कि उनका जो स्वास्थ्य था, जो उनको बीमारियां थी नरिशमेंट की वजह से, उसको खत्म करना चाहती थी। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी कि कोई भी बच्चा किसी फैक्टर की वजह से पीछे ना रहे एजुकेशन को प्राप्त करने में। कई सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बच्चों को खाना खिलाना भी उनके ऊपर एक बर्डन होता है, ठीक है। तो जो फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन था उसको रिमूव करना चाहती थी, उनको कुछ राहत देना चाहती थी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, मिड डे मील के प्रोग्राम के थ्रू, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसको बढ़ाना चाहती थी। तो अभी हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हंगर के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना चाहती थी, तो मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री न्यूट्रिशियस मील टू स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो बच्चों को मुफ्त में और जो भी पोषक भोजन होता है वो स्कूल के बच्चों को देना चाहती थी। तो ये इंश्योर करना चाहती थी गवर्नमेंट कि कोई भी बच्चा जो है भूखा ना रहे स्कूल के अपने दिनों में। When kids have enough to eat, they are more likely to attend school regular। जब उनका पेट भरा होता है, उनको खाने के लिए मिलता है, तो वो ज़्यादा एक्टिवली स्कूल में रेगुलर आ पाते हैं। स्कूल में जो अटेंडेंस थी वो कम हो रही थी क्योंकि बच्चों को अब स्कूल में भेजने के अलावा उनको काम के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी अटेंडेंस कम रहती थी, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे। अब बच्चों को ये पता है कि स्कूल में हमें टेस्टी मील मिलेगा, यानी कि एक स्वाद जो खाना होता है वो मिलेगा हमें स्कूल में जाकर, ठीक है। तो ये क्या करता है, बच्चों को एनकरेज करता है स्कूल में आने के लिए। अब दिस हेल्प्स रिड्यूस एब्सेंटीज्म एंड ड्रॉप आउट रेट्स बिकॉज किड्स डोंट वांट टू मिस आउट द मील। तो बच्चे जो है अपने भोजन को उनका जो मील थी उसको स्किप नहीं करना चाहते, उसको खोना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से बच्चे क्या है, अब प्रेजेंट होने लगे, उनकी अटेंडेंस में सुधार आने लगा और जो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था उस टाइम पे।
उनकी जो कंसंट्रेशन पावर थी उसको बढ़ाती है। तो एक जो हेल्दी मील होती है वो बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़िया बनाती है, उसको बेटर करती है। व्हेन चिल्ड्रन आर वेल फेड, यानी कि जब उनका पेट अच्छे से भरा होता है तो वो अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडीज पे, उनके जो भी काम होते हैं उनमें, और एक बेटर लर्निंग को ये परफॉर्म अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो और जिससे कि क्या होगा, जब बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो भी अपने आप गिर जाता है। जो बच्चों की हेल्थ थी उसको सपोर्ट करना चाहते थे, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड ग्रोथ, यानी कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक जो न्यूट्रिशन होता है काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। द मिड डे मील प्रोग्राम इंश्योर दैट किड्स रिसीव एसेंशियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स विच कैन प्रिवेंट इलनेस, बच्चों के अंदर जो बीमारी होती है उसको खत्म किया जा सके इन न्यूट्रिशन के माध्यम से, एंड कीप देम हेल्दी, उनको हेल्दी बनाया जा सके। अलाउइंग देम टू स्टे इन द स्कूल कंसिस्टेंटली, यानी कि उनको एक कंसिस्टेंसी के साथ में स्कूल में रखा जा सके, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर, उनकी जो बीमारियां होती है उस पर फोकस किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे। ऑल चिल्ड्रन रिसीव द सेम न्यूट्रिशियस मील थ्रू द प्रोग्राम, सभी बच्चे जो है एक भोजन, जो पोषक युक्त भोजन होता है उसको प्राप्त कर सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे। दिस प्रमोट क्वालिटी एंड इंश्योर दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस फैमिली, यानी कि जो कमजोर फैमिलियां हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये उनके साथ इंश्योर करना चाहते थे कि उनके बच्चे भी, उनके पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिससे कि उनके बच्चे स्कूल में जा सकें और पीयर्स के साथ में अपने रहकर काम कर सके, पढ़ाई कर सकें। जो कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो बच्चों को खाना खिलाना, उनके लिए खाना ही एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो जो सरकार है वो क्या करती है, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से एक टाइम का जो खाना होता है वो बच्चों को देती है, जिसकी वजह से फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको वो कम होती है। ठीक है, तो दिस मेक्स इट इजियर टू फॉर पेरेंट्स टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड कीप देयर चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल। ठीक है, तो जो जब बच्चों के खाने की जुगाड़ हो जाता है उस, तो जो फैमिलीज होती हैं वो प्रायोरिटी एजुकेशन को दे सकती हैं, जिसकी वजह से जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो एनरोल्ड हो सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट को एनहेंस करती है, तो द मिड डे मील प्रोग्राम ऑफ्टन इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी, जब ये इम्प्लीमेंट होता है तब। ठीक है, तो जो लोकल कम्युनिटी होती है उसको इसमें इम्प्लीमेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें शामिल करती है और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है। व्हेन कम्युनिटीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम, जब जो भी कम्युनिटीज होती हैं, जो भी समुदाय होते हैं समाज के, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सपोर्ट एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, देयर बाय रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, जब कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स होते हैं, वो इन प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाएं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अटेंडेंस बढ़ेगी, ड्रॉप आउट रेट है वो कम होगा। कंक्लूजन में आप इसमें लिख सकते हैं, द मिड डे मील प्रोग्राम एड्रेस हंगर, प्रमोट्स अटेंडेंस, एनहेंसेस कंसंट्रेशन, सपोर्ट health, ensure quality, relieves financial pressure on families, and foster a community engagement, all of which contribute significantly to controlling dropout rates in India. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, हाउ डज एनसीईआरटी कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल लेवल पर जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है पूरी, वो एनसीईआरटी उसमें किस तरीके से अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को थोड़ा समझते हैं, एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसकी स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी, और ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एजुकेशनल बॉडी है, जिसका मेन जो काम है वो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो एनसीएफ होता है उसको डेवलप करना, टेक्स्ट बुक और एजुकेशनल जो मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये इसका मेन काम होता है। यानी कि जो मेन बॉडी है एजुकेशन से रिलेटेड वो कौन है, वो है एनसीईआरटी, और इंडिया में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम किया जाता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी के थ्रू किया जाता है।
अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि इसके क्या क्या काम होते हैं, एक बार इसको देखते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट करना इसका काम होता है। टेक्स्ट बुक जो होती है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है, उसको पब्लिश करना, उसको प्रकाशित करना एनसीईआरटी का काम होता है। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप होती है, उनका आयोजन एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। एजुकेशनल रिसोर्सेज और जो मटेरियल्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको लेकर आती है। और एजुकेशन जो मेथड्स होते हैं, उनमें क्या क्या इनोवेशन आ सकता है, उसमें रिसर्च वगैरह करने का जो काम होता है वो एनसीईआरटी करती है। और किस तरीके से करिकुलम होता है उसमें सुधार किए जा सकते हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, वो इंश्योर करती है एनसीईआरटी। और किस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्वालिटी को बनाए रखा जा सकता है, क्वालिटी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी डेवलप्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की स्टेजेस हमें पता है कौन कौन सी थी इसमें। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 की, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। फिर 6 to 8 आती है, जिसमें 6 to 10 आती है, जिसमें हम जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस के लिए जो करिकुलम डेवलपमेंट करने का जो काम होता है किसका, वो एनसीईआरटी का है। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको पब्लिश करने का काम एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी पब्लिशेस टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन द करिकुलम फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो एनसीएफ बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको पब्लिश करती है, विच आर वाइडली अडॉप्टेड बाय स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। और जो पूरे भारत में जो स्कूल्स हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं। दीज टेक्स्ट बुक्स आर डिजाइन टू बी लर्नर सेंटर्ड, यानी कि जो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनको ध्यान में केंद्रित करके ये सारी की सारी पुस्तकें बनाई जाती हैं। एंगेजिंग एंड अलाइन विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्टूडेंट को किस तरीके से हम उसमें एजुकेशन प्रोसेस है उसमें इंगेज कर सकते हैं, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के को इन सभी जितने पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर टेक्स्ट बुक को पब्लिश एनसीईआरटी करती है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो भी सेमिनार्स होते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, एनसीईआरटी की हेल्प से आयोजित किए जाते हैं, उनको कंडक्ट किया जाता है। तो एनसीईआरटी कंडक्ट्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स टू एनहेंस द पेडागोजिकल स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर्स, यानी कि जो टीचिंग स्किल्स होती हैं उनको पेडागोजिकल स्किल्स बोलते हैं। सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी कई तरीके की जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, उनको आयोजित करती है टीचर्स के लिए। दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन इनोवेटिव टीचिंग मेथड, यानी कि अलग अलग तरह के जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स होते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनको डेवलप करने पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन में हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है वर्कशॉप्स या फिर जो सेमिनार्स होते हैं उनके माध्यम से। एजुकेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो मटेरियल्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लासरूम में यूजफुल होते हैं जब बच्चे को हमें एंगेज करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो एनसीईआरटी डेवलप्स एंड educational resources such as supplementary reading materials, teaching aids, audio visual materials, ऑनलाइन रिसोर्सेज टू सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं उनको बनाती है एनसीईआरटी, जिसकी वजह से क्या हो, कोई भी जो बुक है वो स्टूडेंट्स तक फिजिकली अगर ना पहुंच पाए तो बच्चा उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सके। टीचिंग जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, वो उनको लेकर आती है। जो टीचिंग एड्स होते हैं टीचर्स के लिए, वो उनका यूज़ करके टीच कर सकते हैं। और जो भी ऑडियो विजुअल मटेरियल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, के प्रोसेस के लिए, तो उनको डेवलप करने का जो काम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। रिसर्च एंड इनोवेशन एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी कंडक्ट्स रिसर्च स्टडीज एंड पायलट प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लोर इनोवेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसमें क्या होता है, जो एनसीईआरटी होती है कई तरह की स्टडीज को कंडक्ट करती है जिसकी वजह से इनोवेशन एजुकेशन के अंदर आ सके, रिसर्च करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरह की जो अप्रोचेस होती हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आती हैं और उनको पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्कूल्स में चलाती है। द फाइंडिंग ऑफ दीज रिसर्च इनिशिएटिव्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन एंड इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो जो रिसर्च होती है उनको बढ़ाते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको, पॉलिसी बनाने में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको इम्प्रूव करती है।
करिकुलम में रिफॉर्म्स यानी कि उसमें सुधार लेकर आती है। तो एनसीईआरटी पीरियडिकली रिव्यूज एंड रिवाइज द करिकुलम, यानी कि टाइम के साथ में एक फिक्स पीरियड में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो करिकुलम होता है, जो पॉलिसी होती है, उसको रिव्यू करती है, उसको रिवाइज करती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो भी हमें देखने को मिलता है, जो जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की अलग अलग टाइम पर, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोसाइटी जो फीडबैक देती है, तो उसके माध्यम से इसमें चेंजेस लेकर आती है। दिस इंश्योर दैट द करिकुलम रिमेन्स रिलेवेंट, यानी कि जो करिकुलम है वो रिलेवेंट रहे बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे उससे कुछ सीख सकें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। बच्चे जो है अप टू डेट होने चाहिए, यानी कंटेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो सोसाइटी से मैच होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए हम 10 साल पहले का पढ़ा रहे हैं और उसका आज के टाइम पे कोई रिलेवेंस नहीं हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी करिकुलम रिफॉर्म्स एनसीईआरटी इन चीज़ों के माध्यम से करती है, क्वालिटी को इंश्योर करती है। तो एनसीईआरटी सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन क्वालिटी एंड मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एट स्कूल लेवल, यानी कि जो एनसीईआरटी है कुछ स्टैंडर्ड को, कुछ नियमों को निर्धारित करती है, जिसकी वजह से एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो सही रहती है, उन क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को बनाती है, और ये मॉनिटर करती है कि जो भी हम पॉलिसीज लेकर आते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड सपोर्ट टू इंश्योर दैट स्कूल्स मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि स्कूल की तरफ से भी कोई क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए गाइडलाइंस और जो सपोर्ट होता है स्कूल्स के लिए वो एनसीईआरटी देती है स्कूल्स को। अब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, एनसीईआरटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट द स्कूल लेवल बाय प्रोवाइडिंग करिकुलम लीडरशिप, टीचर सपोर्ट, एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, हाउ डज एनसीईआरटी कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल लेवल पर जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है पूरी, वो एनसीईआरटी उसमें किस तरीके से अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को थोड़ा समझते हैं, एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसकी स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी, और ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एजुकेशनल बॉडी है, जिसका मेन जो काम है वो क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो एनसीएफ होता है उसको डेवलप करना, टेक्स्ट बुक और एजुकेशनल जो मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये इसका मेन काम होता है। यानी कि जो मेन बॉडी है एजुकेशन से रिलेटेड वो कौन है, वो है एनसीईआरटी, और इंडिया में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम किया जाता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी के थ्रू किया जाता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि इसके क्या क्या काम होते हैं, एक बार इसको देखते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट करना इसका काम होता है, टेक्स्ट बुक जो होती है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसको पब्लिश करना, उसको प्रकाशित करना एनसीईआरटी का काम होता है। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप होती है, उनका आयोजन एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। एजुकेशनल रिसोर्सेज और जो मटेरियल्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको लेकर आती है, और एजुकेशन जो मेथड्स होते हैं उनमें क्या क्या इनोवेशन आ सकता है, उसमें रिसर्च वगैरह करने का जो काम होता है वो एनसीईआरटी करती है, और किस तरीके से करिकुलम होता है उसमें सुधार किए जा सकते हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, वो इंश्योर करती है एनसीईआरटी। और किस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्वालिटी को बनाए रखा जा सकता है, क्वालिटी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी डेवलप्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की स्टेजेस हमें पता है कौन कौन सी थी, इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 की, जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, फिर 6 to 8 आती है, जिसमें 6 to 10 आती है, जिसमें हम जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस के लिए जो करिकुलम डेवलपमेंट करने का जो काम होता है किसका, वो एनसीईआरटी का है। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको पब्लिश करने का काम एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी पब्लिशेस टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन द करिकुलम फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो एनसीएफ बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको पब्लिश करती है, विच आर बाइडली अडॉप्टेड बाय स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, और जो पूरे भारत में जो स्कूल्स हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं। दीज टेक्स्ट बुक्स आर डिजाइन टू बी लर्नर सेंटर्ड, यानी कि जो
जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में केंद्रित करके ये सारी की सारी पुस्तकें बनाई जाती हैं। एंगेजिंग एंड अलाइन विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्टूडेंट को किस तरीके से हम उसमें एजुकेशन प्रोसेस है उसमें इंगेज कर सकते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के को इन सभी जितने पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर टेक्स्ट बुक को पब्लिश एनसीईआरटी करती है। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो भी सेमिनार्स होते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, एनसीईआरटी की हेल्प से आयोजित किए जाते हैं, उनको कंडक्ट किया जाता है। तो एनसीईआरटी कंडक्ट्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स टू एनहेंस द पेडागोजिकल स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर्स, यानी कि जो टीचिंग स्किल्स होती हैं उनको पेडागोजिकल स्किल्स बोलते हैं। सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी कई तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, उनको आयोजित करती है टीचर्स के लिए। दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन इनोवेटिव टीचिंग मेथड, यानी कि अलग अलग तरह के जो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स होते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनको डेवलप करने पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन में हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है वर्कशॉप्स या फिर जो सेमिनार्स होते हैं उनके माध्यम से। एजुकेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो मटेरियल्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लासरूम में यूजफुल होते हैं जब बच्चे को हमें एंगेज करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो एनसीईआरटी डेवलप्स एंड educational resources such as supplementary reading materials, teaching aids, audio visual materials, ऑनलाइन रिसोर्सेज टू सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं उनको बनाती है एनसीईआरटी, जिसकी वजह से क्या हो, कोई भी जो बुक है वो स्टूडेंट्स तक फिजिकली अगर ना पहुंच पाए तो बच्चा उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सके। टीचिंग जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, वो उनको लेकर आती है। जो टीचिंग एड्स होते हैं टीचर्स के लिए वो उनका यूज़ करके टीच कर सकते हैं। और जो भी ऑडियो विजुअल मटेरियल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए के प्रोसेस के लिए, तो उनको डेवलप करने का जो काम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। रिसर्च एंड इनोवेशन एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी कंडक्ट्स रिसर्च स्टडीज एंड पायलट प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लोर इनोवेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसमें क्या होता है, जो एनसीईआरटी होती है कई तरह की स्टडीज को कंडक्ट करती है जिसकी वजह से इनोवेशन एजुकेशन के अंदर आ सके, रिसर्च करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरह की जो अप्रोचेस होती हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आती हैं और उनको पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्कूल्स में चलाती है। द फाइंडिंग ऑफ दीज रिसर्च इनिशिएटिव्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन एंड इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो जो रिसर्च होती है उनको बढ़ाते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको पॉलिसी बनाने में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको इम्प्रूव करती है। करिकुलम में रिफॉर्म्स यानी कि उसमें सुधार लेकर आती है। तो एनसीईआरटी पीरियडिकली रिव्यूज एंड रिवाइज द करिकुलम, यानी कि टाइम के साथ में एक फिक्स पीरियड में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो करिकुलम होता है, जो पॉलिसी होती है उसको रिव्यू करती है, उसको रिवाइज करती है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो भी हमें देखने को मिलता है, जो जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की अलग अलग टाइम पर, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोसाइटी जो फीडबैक देती है तो उसके माध्यम से इसमें चेंजेस लेकर आती है। दिस इंश्योर दैट द करिकुलम रिमेन्स रिलेवेंट, यानी कि जो करिकुलम है वो रिलेवेंट रहे बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे उससे कुछ सीख सकें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। बच्चे जो है अप टू डेट होने चाहिए, यानी कंटेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो सोसाइटी से मैच होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। या ये नहीं होना चाहिए हम 10 साल पहले का पढ़ा रहे हैं और उसका आज के टाइम पे कोई रिलेवेंस नहीं हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी करिकुलम रिफॉर्म्स एनसीईआरटी इन चीज़ों के माध्यम से करती है। क्वालिटी को इंश्योर करती है। तो एनसीईआरटी सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल क्वालिटी एंड मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एट स्कूल लेवल, यानी कि जो एनसीईआरटी है कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ नियमों को निर्धारित करती है जिसकी वजह से एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो सही रहती है। उन क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को बनाती है और ये मॉनिटर करती है कि जो भी हम पॉलिसीज लेकर आते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाते हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड सपोर्ट टू इंश्योर दैट स्कूल्स मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि स्कूल की तरफ से भी कोई क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए गाइडलाइंस और जो सपोर्ट होता है स्कूल्स के लिए वो एनसीईआरटी देती है स्कूल्स को। अब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, एनसीईआरटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट द स्कूल लेवल बाय प्रोवाइडिंग करिकुलम लीडरशिप, टीचर सपोर्ट, educational resources, research based insights and quality assurance mechanism. Next question है, what are the various initiatives taken by the government of India for the universalization of elementary education? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा
ऐसे कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए गए, कौन कौन सी पहल की गई है जिसकी वजह से जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको हर बच्चे तक यूनिवर्सली पहुंचाया जा सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मींस इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि हर एक व्यक्ति तक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड, उसको बिना भेदभाव शिक्षा पहुंचाना ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है। promoting quality, social justice and human development through inclusive and accessible learning opportunities, यानी कि हर बच्चे तक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पहुंचनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सलाइजेशन, जिसमें जो सोशल जस्टिस होता है वो उन तक पहुंचाया जा सके, ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, और एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसको प्रमोट किया जा सके। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने क्या क्या स्टेप्स अपनाए थे। तो सबसे पहले वो एसएसए लेकर आई थी। एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, जो प्रोग्राम था वो लेकर आई थी। इसकी वजह से अलग अलग तरह के जो स्कूल्स थे, टीचर्स की ट्रेनिंग थी वो हुई थी। इसको हम पढ़ेंगे। मिड डे मील जो प्रोग्राम था उसके बारे में हम पढ़ के आए हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट था, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव था जिसकी वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स था उसको कंट्रोल किया जा सके। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो चलाया गया था, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बच्चों को लाने के लिए, ठीक है, उसमें बच्चों को बनाए रखने के लिए एनपीजीएलई चलाया गया था। आरटी एक्ट आया था क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट है अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर आती है, और एजुकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इंश्योर किया जाता है। सबसे पहले हम एसएसए की बात करते हैं, तो ये है सर्व शिक्षा अभियान। तो एसएसए है वो ये इंश्योर करता है कि सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। इसमें जो स्कूल्स होते हैं उनको बनाया जाता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और जो बच्चे होते हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा, जो भी बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजा जा सके, वो स्कूल में जा सके, वो चाहे वो कहीं पे भी रहते हों। तो ये एसएसए के थ्रू यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। फिर मिड डे मील स्कीम आती है, यानी कि एमडीएम, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है मिड डे मील स्कीम। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को फ्री हेल्दी मील देता है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर। तो बाय प्रोवाइडिंग फूड इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड हेल्प फाइट हंगर। तो बच्चों की एनकरेज करता है कि स्कूल में अटेंड हो, और जो गवर्नमेंट है वो जो हंगर होती है यानी कि जो भूखमरी होती है उससे फाइट करती है, और बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो देती है। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है। तो जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो फोकस करता है कि सेकेंडरी एजुकेशन को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हर बच्चे तक उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनको बनाया जाता है। इसमें इट बिल्ड्स मोर सेकेंडरी स्कूल्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज, अलग अलग तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो स्कूल में दी जाती हैं, एंड ऑफर्स वोकेशनल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दिए जाते हैं जो उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स को डेवलप करे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम लेकर आई थी गवर्नमेंट वो एनपीईजीएलई लेकर आई थी। इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो इसका जो मेन टारगेट था वो था जो गर्ल्स एजुकेशन है वो। इसमें जो गर्ल्स थी उनको कई तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे और उनको सपोर्ट दिया जाता था, जिसकी वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके और वो अपने स्कूल को अटेंड कर सके और स्कूल में रह सकें। अब आरटी एक्ट आया था, इसमें क्या बात की जाती है, इसका जो पूरा नाम है वो है राइट एजुकेशन एक्ट। तो ये क्या होता है, हर एक बच्चे को जो भी इंडिया में रहता है 6 से 14 साल तक का है, यानी कि 6 to 14 ईयर का बच्चा है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है। ये इंश्योर करते हैं कि नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के बाहर कोई भी बच्चा ना रहे जो 6 to 14 ईयर की एज ग्रुप का है। क्योंकि अगर वो बच्चा गरीब है या फिर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आता है, ठीक है, तो उनको भी स्कूल के अंदर लेकर आना है। ये आरटी एक्ट का मेन लक्ष्य या फिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है अलग अलग तरह की जो प्रोग्राम्स होती है उनको लेकर आती है। तो द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय अपडेटिंग करिकुलम को अपडेट करके क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, टीचर्स को ट्रेनिंग देती है और प्रोवाइडिंग बेटर लर्निंग मटेरियल्स, मेकिंग श्योर चिल्ड्रन गेट अ गुड एजुकेशन, यानी कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए सुनिश्चित करती है कि अलग अलग तरह के जो करिकुलम होते हैं उसको अपडेट किया जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, और जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो टीएलएम होते हैं
TLM होते हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड किए जा सकें, जिसकी वजह से बच्चे एजुकेशन को प्राप्त कर सकें, शिक्षा को प्राप्त कर सकें। एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, ICT को लेकर आती है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करती है एजुकेशन के अंदर, जिससे क्या होता है जो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं वो एनहेंस होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो पाती है और बच्चे जो हैं इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्लासरूम में ज़्यादा एंगेज हो पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो एजुकेशन में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब इसमें कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, equality and human development while ensuring that education is a right accessible to all individuals, contributing to the overall progress and well-being of society. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ इग्नू इन दिस रिगार्ड, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है डिस्टेंस एजुकेशन वो क्या है और डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करने में इग्नू की क्या भूमिका है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन इज अ वे ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग एक ऐसा तरीका जिसमें doesn't required स्टूडेंट्स टू बी फिजिकल प्रेजेंट इन द क्लासरूम, यानी कि फिजिकली रूप से स्टूडेंट को वहाँ पर अटेंड रहने की, उसको अटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। दे लर्न थ्रू मेथड्स लाइक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो लर्न करते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके थ्रू लर्न करते हैं, और स्टडी मटेरियल्स होता है जो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और कॉलेज के थ्रू ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है या फिर कुरियर किया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जैसे आप अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ये किसका एक एग्जाम्पल है, वो है डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसमें जो टीचर्स और एजुकेशन होता है उनके बीच में जो भौगोलिक दूरी होती है या फिर जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो दोनों दूर होते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इट लेट्स पीपल स्टडी मोर एनीवेयर, यानी कि वो कहीं से भी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेकिंग एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल, यानी कि कोई भी कहीं पर भी रहता है तो वो एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। अगर हम इग्नू के बारे में बात करते हैं, इग्नू का क्या इसमें रोल है, तो ये एक्सेसिबिलिटी देता है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सभी बच्चों को इंक्लूजन ये इंश्योर करता है, और जो एजुकेशन ये देता है वो क्वालिटी फुल होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इग्नू जो है कई तरह की सर्विसेज देता है स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, और इसके जो कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। और क्या होता है इससे कॉन्टिन्यूस जो लर्निंग होती है बच्चे की चलती रहती है। अब एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इग्नू मेक्स एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि हर किसी के लिए जो शिक्षा होती है उसको आसान बना देता है, उसकी पहुंच तक कर देता है, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन और सरकमस्टांसेस, यानी कि अगर वो कहीं पर भी रहता है, दूरस्थ क्षेत्रों में भी कहीं पर भी रहता है, सुदूर क्षेत्रों में भी, तो वो वहाँ से एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है, ये इग्नू इंश्योर करती है। इट ऑफर्स कोर्सेज दैट कैन बी स्टडीड फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि ये ऐसे कोर्सेज को लेकर आता है जो बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अलाउइंग पीपल टू लर्न विदाउट नीडिंग टू अटेंड अ फिजिकल कैंपस, यानी कि फिजिकल क्लासरूम जो होती है उसको अटेंड किए बिना बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इग्नू बच्चों को देता है। अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इग्नू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस, यानी कि ऐसे ऑप्शंस इग्नू देता है जो लचीले होते हैं, यानी कि वो रिजिड नहीं होते हैं, बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो स्लो पढ़ना चाहते हैं चाहे वो फास्ट पढ़ना चाहते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इग्नू बच्चों को ये ऑप्शन देता है। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस, यानी कि अपनी जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अलाइंग देम टू बैलेंस देयर स्टडीज विद वर्क, यानी कि काम के साथ में अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, उसमें जो बैलेंस मेंटेन करने का काम है वो कर सकते हैं। फैमिली और अदर जो कमिटमेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि फैमिली के साथ रहकर पढ़ना चाहते हैं तो वो इग्नू के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यानी कि इग्नू जो है उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन देता है। इंक्लूसिविटी, यानी कि सभी बच्चों का जो इंक्लूजन होता है इसको इंश्योर करती है, तो इग्नू वेलकम्स लर्नर्स फ्रॉम वेरियस या फिर डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि जो अलग अलग तरह के जो बैकग्राउंड्स होते हैं, चाहे वो अमीर होता है चाहे गरीब होता है, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो उन सभी को ये एडमिशन देता है, तो इसको पढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू पीपल who may face barriers to traditional education such as working adults, homemakers and those in remote areas, यानी कि जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं, जो होम मेकर्स होती हैं, जो काम करने वाले अडल्ट होते हैं, उन सभी के लिए ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंक्लूजन को इंश्योर किया जाता है इग्नू के माध्यम से। क्वालिटी एजुकेशन देती है, तो इग्नू जो है भले ही एक डिस्टेंस एजुकेशन की इंस्टीट्यूट हो, लेकिन वो एक हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है एजुकेशन के अंदर।
तो इसमें क्या होता है, क्वालिफाइड फैकल्टी रहती है, उसको लगाती है, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, एंड यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू डिलीवर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके माध्यम से जो जो करिकुलम होता है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, उसको बच्चे तक डिलीवर किया जाता है। जिसमें अगर हम बात करते हैं आईसीटी का यूज़ जो इग्नू है वो अच्छी तरीके से करता है। इसकी कई तरीके की जो लाइब्रेरी हैं वो हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा फिजिकली अगर बुक्स को नहीं पढ़ना चाहता तो वो लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, ई लाइब्रेरीज होती हैं, उनके माध्यम से एजुकेशन जो मटेरियल्स होता है उसको एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कई तरह की सर्विसेज चलाता है। इग्नू ऑफर्स वेरियस सपोर्ट सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए कई तरह की जो सेवाएं होती हैं वो इग्नू प्रदान करता है। दिस इंक्लूड्स एकेडमिक काउंसलिंग, बच्चों की जो काउंसलिंग होती है वो होता है। स्टडी मटेरियल, जो स्टडी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को गाइडेंस मिलती है। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिलती है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बच्चों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स रिसीव द असिस्टेंस दे नीड टू सक्सीड इन देयर स्टडीज, यानी कि पढ़ाई में जो भी इनको गाइडेंस चाहिए होती है, जो भी असिस्टेंस मदद चाहिए होती है, वो उनको मिल सके, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो इंश्योर करने का जो काम है वो इग्नू के माध्यम से किया जाता है। इग्नू के जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है तो वो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इग्नूज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स आर ऑफ्टन मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू ट्रेडिशनल एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जब हम जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो इग्नू के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इग्नू के जो एजुकेशन जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बच्चा उनको अफोर्ड कर सकता है। दिस मेक्स हायर एजुकेशन एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो जो वंचित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, तो वो इन कोर्सेज को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल हो जाते हैं। अब बच्चों की कंटिन्यूस लर्निंग को ये ध्यान में रखता है। तो इग्नू जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है, जिससे कि किसके थ्रू करता है, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि एक जो लंबी श्रृंखला होती है कोर्सेज की, प्रोग्राम्स की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बच्चा कोई भी प्रोग्राम करना चाहता है, किसी भी एज ग्रुप का प्रोग्राम करना, कोई भी कोर्स करना चाहता है तो वो इग्नू के माध्यम से कर सकता है। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपग्रेडिंग देयर स्किल्स थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि अपनी जिंदगी भर में कोई भी उनको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, कोई भी स्किल्स को सीखना है, उसको लर्निंग करनी है, तो इस के माध्यम से कर सकता है। एनहेंसिंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि कोई भी जो काम है वो उस टाइम के साथ वो अपडेट करना चाहते हैं तो स्किल्स सीखकर वो अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है उसको एनहेंस कर सकते हैं। और अगर वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो इस कोर्सेज को करके अपनी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है उसको बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन के लिए इसमें लिख सकते हैं कि इग्नू प्लेज अ क्रूशियल रोल इन democratizing education and empowering individuals through its inclusive, flexible and affordable distance education program. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि जो निजीकरण है शिक्षा का, वो क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड फंडिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट एंटिटीज, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट से किसकी तरफ, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं। यानी कि शिक्षा पर कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होता है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होता है, तो उससे क्या होता है, जो भी पावर्स होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो किसके हाथ में चली जाती हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके हाथ में चली जाती हैं। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट पढ़ते हैं, तो इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एजुकेशन होती है, उसको एक्सपेंशन मिलता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस होता है, बच्चों तक ये बहुत ही पहुंच सकती है। जो कोर्सेज होते हैं वो डाइवर्स हो पाते हैं, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, यानी कि जो कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाती हैं। और जो टीचिंग मेथड्स होते हैं इनमें इनोवेशन आती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस। तो प्राइवेटाइजेशन हैज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इंक्रीजिंग द ऑल ओवर
कैपेसिटी ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर। यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अलग अलग तरह की जो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनको स्टैब्लिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको एक्सेस मिलता है। जो कोर्सेज होते हैं उसको डाइवर्सिफाई करती है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स often offer specialized courses and promotes that may not be available in public universities। यानी कि जो हमें विविधता प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलती है, जो निजी जो संस्थाएं होती हैं उनमें देखने को मिलती है, वो हमें जो पब्लिक संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें देखने को नहीं मिलती हैं। दिस डाइवर्सिफिकेशन अलाउस स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम अ वाइडर रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड परस्यू स्टडी अलाइंड विद देयर इंटरेस्ट एंड करियर। यानी कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, करियर गोल्स के अकॉर्डिंग वो उन कोर्सेज को चुन सकते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी सुविधाएं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दी जाती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो बढ़िया होती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ड्राइवन बाय मार्केट कंपटीशन, यानी कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो वहाँ का इंस्टीट्यूशंस का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसमें जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ, इनके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इनोवेशन इन टीचिंग मेथड्स, यानी कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको, उनमें इनोवेशन लेकर आते हैं, उनके पास ये फ्रीडम होती है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास। तो जो प्राइवेटाइजेशन हैज़ एनकरेज्ड एक्सपेरिमेंट विद इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि अलग अलग तरह के जो मेथड्स होते हैं उनको लेकर आती है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग होती है, ऑनलाइन लर्निंग होती है, वो लेकर आती है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के, उनको यूज़ करके स्टूडेंट्स को टीच करती है, ठीक है। और जो क्लासरूम्स होते हैं उनको इंटरेक्टिव बनाती है, उसमें वाइट बोर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करती है। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको लर्निंग के अलग अलग तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका काफ़ी अच्छा लगता है, वो अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन होता है उसका कमर्शलाइजेशन हो जाता है, यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाता है। शिक्षा जो होती है उसको एक वस्तु की तरह मान लेते हैं और उसको, उससे पैसा कमाने की सोचते हैं, ठीक है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है। सोशल स्ट्राटिफिकेशन बढ़ता है, यानी कि जो सोशल डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ने लगती है। जो क्वालिटी होती है उसमें बदलाव आने लगता है। और लैक ऑफ रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जो शिक्षा के लिए जो भी रेगुलेशंस बनाने का जो काम होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं रहते हैं। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हम बात करते हैं, तो एजुकेशन को ये कमर्शलाइज करने की बात करते हैं, जहाँ पर एजुकेशन जो होती है उसको एक कमोडिटी यानी कि एक वस्तु की तरह देखी जाती है, और स्टूडेंट होता है उसको एक कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की तरह देखा जाता है। इसमें जो एजुकेशन होती है इसका जो मेन मकसद होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसे कमाना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, चाहे उसकी जो क्वालिटी है कुछ भी हो, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट, अगर उसमें प्राइवेटाइजेशन हो जाता है एजुकेशन के अंदर, सोशल जो डिस्पैरिटी होती है वो बढ़ती है। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाई ट्यूशन फीस होती है उसको चार्ज करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन फीस को लेकर आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं, डिस्पैरिटीज होती हैं, जो भेदभाव होते हैं वो बढ़ते हैं समाज के अंदर। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें क्या होगा, अमीर के जो बच्चे होते हैं, जो अमीर बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जा पाएंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोशो इकोनॉमिकल जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो हायर एजुकेशन के अंदर आ जाती हैं। इक्वल जो क्वालिटी होती है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें भी वेरिएबिलिटी रहती है। तो सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मेंटेन हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि कई तरह के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाई एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके मेंटेन करते हैं, लेकिन ऐसे जो कई तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिर्फ जो एनरोलमेंट होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने अंदर, अपने कॉलेज के अंदर लेकर आना होता है, ठीक है, नंबर्स बढ़ाने के लिए, जिससे कि उनका प्रॉफिट हो सके। तो इससे क्या होता है, जो एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है वो भी खराब होती है। फिर जो अलग अलग तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो रेगुलेशंस होते हैं वो, और उनके जो अकाउंटेबिलिटी होती है एजुकेशन को लेकर, उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन अ लैक ऑफ एटिकेट
रेगुलेशंस एंड ओवरसाइट, यानी कि रेगुलेशन या फिर जो आदर्श हम कह सकते हैं जो नियम होने चाहिए उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। लीडिंग टू इश्यूज सच एज एकेडमिक फ्रॉड, यानी कि एकेडमिक जो पढ़ाई से रिलेटेड एरिया होता है उसमें स्कैम होने लगते हैं, करप्शन बढ़ने लगता है। स्टूडेंट के एडमिशन के लिए जो फीस होती है, डोनेशन होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगा जाता है, और जिससे क्या होता है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि उनका शोषण होता है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी हमें कमियां देखने को मिलती हैं। जब जब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, जब एजुकेशन गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, उनके पास चली जाती है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इन हायर एजुकेशन हैज ब्रॉट अबाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स while it has expanded access, diversified courses offering, and promoted innovations. It has also led to commercialization, social stratification, क्वालिटी वेरिएबिलिटी एंड लैक ऑफ रेगुलेशन। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। ये आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।